Welcome students, class 12th chemistry, and we are going to discuss the properties of transition elements. In my last video, I told you about the D block elements, transition elements, their position in the periodic table, and why these are known as the transition element, why some elements are not considered as the transition elements. आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे पार्ट 1 वीडियो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स देख सकते हैं। तो इस सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे इन 4 प्रॉपर्टीज को: एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन and ionization enthalpy. So one by one we will discuss these properties. Number 1 is the atomic radius. For the neutral atom, we know that atomic radius is the distance from the center of nucleus to the distance of the last orbit where electrons are revolving. So in case of D block elements, we will study the atomic radius in 2 forms. Number 1, left to right in 1 series and mainly 3D series. And number 2, top to bottom comparison of 3D, 4D, 5D series. So we will discuss these properties one by one. So atomic radius, we know that it is the distance from the center of nucleus to the outermost orbit, and in first case, left to right, atomic radius from scandium to zinc, it is 28 one number, it is 30 number. From scandium to zinc, the atomic radius decreases, and it is as per the rule for the periods where left to right number of electrons are increasing one by one but orbit remains same. So atomic radius decreases. Number 1 point. Number 2, why it decreases? क्यों डिक्रीज होती है? यहां पर डिक्रीज का कारण 2 है. नंबर 1, increase in nuclear charge, and number 2 is the presence of electron in d orbitals. लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ डी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण, जो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके कारण साइज जो है वो भी इंक्रीज ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, उस कंडीशन में इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट है इट इज ओवर पावर्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, सो इट डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट. नंबर 3, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस नॉट वेरी मच. स्कैंडियम से जिंक तक जाते जाते एटॉमिक रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. क्यों नहीं है? इसको स्टडी कर सकते हैं कि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है, साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है जो कि डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट. तो कहीं ना कहीं यहां पर डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस के कारण न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है और साइज जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता. लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी हम स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पेयरिंग होती जा रही है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है. इस कारण से ये जो डिक्रीज इन रेडियस है वो नियरली सेम है. टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलने पर 3D से 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज जब हम कंपेयर करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, और इसका एक सिंपल रीजन है ही क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इंक्रीज होते जा रहे हैं.
number of energy levels increase one by one, but the radius of 4D and 5D series are nearly same. तो इस तरह से इनकी ये एटॉमिक रेडियस सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स. तो इनको हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में. एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन है इन 3D, 4D एंड 5D सीरीज में एक कर्व के थ्रू शो किया गया है, और कर्व को देखने पर क्लियर समझ में आता है कि एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग के साथ साथ डिक्रीज होती है, लेकिन अप टू मिडल ये डिक्रीज है हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू करती है. एंड एज पर द कर्व हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. नंबर 1, 3D सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अप टू द मिडल एंड देन इंक्रीजेस. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मिडल में पहुंचते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में इंक्रीज होने लगते हैं, और उनके बीच में क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उनमें ज्यादा हो जाता है, सो एटॉमिक रेडियस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. नंबर 2, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो साइज डिक्रीजेस. दैट इज द रीजन कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. बट वी मस्ट नो दैट द electrons are present in d orbitals. So d orbitals are having diffuse shape, and so d electrons provide poor shielding effect. But the effect of nuclear charge is more than the shielding effect, so size decreases. After mid of the series, number of electrons in the d orbitals increase, and d electrons provide poor shielding effect. As the number of electrons are more in elements after middle of the series, so inter-electronic repulsion increases and size and atomic radius increases. In group, in 3D series, 4D series and 5D series, when we compare, atomic radius increases from 3D series to 5D, 6D series. 4D series and 5D series elements are having nearly same atomic radius. और इसका एक रीजन है, that is lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction is due to presence of electron in f orbitals, which are having more poor shielding effect than d electrons, and in 5D series electrons are present in 4f, and that's why the atomic radius of the 5D series, although it must increase, इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन poor shielding effect के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, एंड atomic radius is nearly same the elements of the 4D series. अभी हमने कंपेयर किया कि 4D सीरीज और 5D सीरीज के एटॉमिक रेडियस एलिमेंट्स के लिए करीब करीब सेम है, एक दूसरे के करीब करीब बराबर हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. तो उसका कारण बताया गया है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. 5D सीरीज इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन 4f orbitals, and 4f orbitals, these are having diffused shape. Diffuse means की बड़ी शेप है, डिफ्यूज शेप होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं, और इनकी जो डेंसिटी है वो वहां पर एज पर वॉल्यूम कम काउंट होती है, जिसके कारण इसकी प्रेजेंस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को लास्ट ऑर्बिट पे इंक्रीज कर देती है, और इसके कारण लास्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिससे कि साइज
डिक्रीज होता है। तो क्या है ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, जिनका नंबर आता है 57 के बाद और 71 तक, जिनको इनको इनकी जो रेडियस है वो करीब करीब सभी की सेम है और ही होती है, इसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हाफनियम एंड जिरकोनियम। इन दोनों में ये प्रेजेंट है 4D सीरीज में और ये प्रेजेंट है 5D सीरीज में। तो इन दोनों एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस सेम क्यों है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन एनर्जी लेवल इज somewhat cancelled by the poor shielding effect of the f electrons and size, जो which must be increased, जो बढ़ना चाहिए था लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, नियरली सेम रहता है। सो दीज टू आर हैविंग सेम रेडियस। इसी पॉइंट पर हम कितनी ही प्रॉपर्टी इनकी स्टडी कर सकते हैं और ये रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। So transition elements are having strong metallic bond and due to presence of number of unpaired electrons, जिसके कारण से जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दो एटम्स के बीच में बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने के कारण इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है, जिसके कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सो हाई मेल्टिंग point and boiling point, and that is due to metallic bond. Melting point and boiling points for the 3D, 4D and 5D series are shown with respect to atomic numbers in the graph, and as per the graph we are seeing that the melting point, boiling point are first increasing and then these are decreasing. So we must know that transition elements have high melting point as these are having small size and number of unpaired electrons, so metallic bonds are very strong and melting points are high. Second point, increases up to middle of the series and then decreases. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज अप टू द मिडल, पहले इंक्रीज होते हैं और कुछ पॉइंट के बाद आफ्टर मिडल ऑफ द सीरीज ये डिक्रीज होने लगते हैं। और इसका रीजन है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के कारण, जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे। तो इन द सीरीज इन द स्टार्टिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are unpaired increasing one by one up to the middle of the series, so strength of metallic bond increases और melting point उसी order में increase होता है। But in after the middle of the series number of electrons are increasing and number of unpaired electrons are decreasing due to pairing of electrons. d orbitals में 5 orbitals हैं, 5 सब orbitals हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जा सकता है। So 1 to 5 electrons are unpaired. After entry of the 6th electron, pairing of electron enters, and so the metallic bond strength decreases and melting point decreases. From scandium to middle of the series, electrons are increasing one by one, and then these decrease from मिडिल टू एंड ऑफ द सीरीज। यहाँ एक्सेप्शन है मैग्नीज, Tc and Re, these must have the highest melting point, but these are having lower than abnormally chromium, molybdenum and tungsten, and tungsten is the highest melting point in the series. इसका रीजन है कि मैग्नीज, टेक्नीशियम एंड रेनियम unpaired electrons are maximum, but due to stable configuration of the manganese in d orbitals, interelectronic repulsion works
and attraction becomes weak, so melting point, boiling point normally decreases. और उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे बॉन्ड बनाने के लिए। और उस कंडीशन में अगर हम स्टडी करते हैं 3D सीरीज, in case of 3D series the number of electrons are increasing one by one. In case of scandium number of unpaired electron is 1, in case of titanium it is 2, vanadium 3, chromium 4 and it may be more than 4, then manganese and iron, cobalt, nickel, copper, zinc. अब यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बाय वन यहां तक इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो डिक्रीज होंगे ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर होने लगेगी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5d इलेक्ट्रॉन सपोज है, तो दीज विल गो इन ऑल d ऑर्बिटल्स वन बाय वन, सो देयर आर मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल्स, तो d ऑर्बिटल्स में जब 7 इलेक्ट्रॉन है d7, सो इलेक्ट्रॉन विल गेट पेयर्ड। उसके 1 इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल पहले, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन मोर हैं और ये हो गई पेयरिंग, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर केवल कितने रहेंगे 3। इन केस ऑफ निकल ये और भी कम हो जाएंगे 2, इन केस ऑफ कॉपर और भी कम। तो इधर से चलने पर पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है लेकिन उसके बाद वो डिक्रीज होता है, और इसके लिए रीजन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के संख्या स्टार्टिंग ऑफ सीरीज से 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज किसी में भी देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होगा, मिडल तक जाएगा और उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। में जब हम क्रोमियम एंड मैग्नीज में स्टडी पॉइंट इंक्रीज होता है क्रोमियम तक, और उसके बाद मैग्नीज के केस में कम होता है और फिर और कम होता जाता है। तो ये यहां पर ऐसा क्यों है? वाई क्रोमियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मैग्नीज, और इसका यहां कारण है मैग्नीज की 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। इसके कारण डी में ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स, तो 5 ऑर्बिटल होने के कारण ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है, मींस दीज आर स्टेबल एंड होगा वो वीक होगा। फाइंड आउट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होंगे वीक। कैडमियम, मरकरी आर हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है और स्टेट में ही पाया जाता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, सो मेटेलिक बॉन्ड इज वीकेस्ट इन द 3D सीरीज, इन केस ऑफ कैडमियम 4D सीरीज, इन केस ऑफ मरकरी 5D सीरीज। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होने के कारण मेटेलिक बॉन्ड सबसे वीक होगा और इसीलिए ये सॉफ्ट है और इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है।
प्रॉपर्टी नंबर 3 और वो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो कि काफी कुछ मेल्टिंग पॉइंट को भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ एलिमेंट्स की नेचर को भी बताती है कि वो हार्ड क्यों है, सॉफ्ट क्यों है और किस तरह से उनको हम कर सकते हैं स्टडी। तो एटमाइजेशन का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन स्टेट में कन्वर्ट, मोल कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट मींस कि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है हाई एटमाइजेशन एनर्जी। सबसे पहली बात है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही जो बॉन्डिंग के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसके कारण एटम्स के बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड है जो कि उनको बांधे हुए है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यूज होंगे उतना ही ज्यादा होगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो दीज हैव हाई एटमाइजेशन एनर्जी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्टार्टिंग से मिड तक इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो एटमाइजेशन एनर्जी भी उसी सीक्वेंस में, जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का चेंज है, वैसे ही एटमाइजेशन एनर्जी भी चेंज होती है। तो इट इज द मेन पॉइंट, दीज हैव हाई एटमाइजेशन एनर्जी एंड हम डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। जब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को स्टडी करते हैं इस कर्व के थ्रू, तो हम देखते हैं कि 3D, 4D एंड 5D सीरीज सभी में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू द मिडल एंड देन डिक्रीजेज। 3D सीरीज जो कि ग्रीन कलर के लाइन से दिखाई गई है, 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, starting atomic number 21 to 30, and factors which are affecting the enthalpy of atomization, these are number 1 small size of the metals, transition metals, and number of unpaired electrons. Enthalpy of atomization depends upon the strength of the metallic bond between the atoms, and when number of unpaired electrons are more, the metallic bond will be strong and enthalpy of atomization will be high. So up to the middle, number of unpaired electrons are increasing one by one. So strength of the metallic bond is increasing, and that's why the enthalpy of atomization is increasing. But after that, it decreases, because after middle of the series, number of electrons are increasing and pairing of electron is taking place. So number of unpaired electrons are decreasing. So metallic bond and force of attraction between the atoms decreasing, and enthalpy of atomization is decreasing. In case of 4D and 5D series, as shown by the red and blue curve, the difference between the enthalpy of atomizations are very small, and that is due to presence of electrons in f orbital in case of rhenium, and that's why the force of attraction between the atoms are poor and atomization energy increases, but not very much. In these properties, fourth number is the ionization enthalpy. First of all, what is this ionization enthalpy? That is the amount of energy required to lose one electron by the atom in gaseous state to form the cations. Like metal is requiring some energy and it loses one electron and forms cation. So मेटल की गैसेस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि यहां पर है एस ब्लॉक एलिमेंट, बीच में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड देन आर द नॉन मेटल्स मींस पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक। तो ये इनके दोनों के बीच में है।
तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की सबसे कम है आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 2 पॉइंट हम स्टडी कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा है। नंबर 3 पॉइंट, इस तरीके से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है मिनिमम, और इसका रीजन है क्योंकि इनके पास मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है, स्मॉल साइज होना और हाई न्यूक्लियर चार्ज के कारण। दो रीजन है यहाँ पर, स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। इन दो पॉइंट्स के बेस पर आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई है, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा है और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कंपेयर कर सकते हैं किस तरीके से, स्कैंडियम 2 जिंक, ये चेंज हो रही है, वेरिएबल होगी, कहीं पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि इस केस में स्कैंडियम में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन NS2 ND1, यहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन डी में से नहीं निकलेगा बल्कि कहां से निकलेगा, स्टेबल एस से। तो इसके कंपैरिजन में इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो केवल एस पे डिपेंड करेगी। जबकि हम देख सकते हैं इसमें मैग्नीज के केस में, तो मैग्नीज के केस में क्या होगा, 3d5 4s2। तो पहली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के चाहिए उसमें सबसे ज्यादा हो जाएगी मैग्नीज के लिए, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सबसे ज्यादा स्टेबल। और दूसरी तरफ जिंक में कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 और 4s2, तो इसके लिए भी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जो सीक्वेंस है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये डिपेंड करेगी उनकी कॉन्फ़िगरेशन पे, और ये रेगुलर वे में नहीं होती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मींस कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। जिंक में +1 बनने के बाद, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन लूज होगा, लो हो एनर्जी या फिर हाई, लेकिन अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए हैं 1, 4s1, तो इस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। जिंक की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जा रही है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। इन द सेम वे मैग्नीज में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला फर्स्ट, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना अब ज्यादा आसान होगा, M+2 M पॉजिटिव 2 आयन बनाना ये बहुत ही इजी होगा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों मिला के बन जाएगा Mn+2। तो साथ ही साथ हमें यह देखना पड़ेगा कि कोई भी स्टेट मीडियम में, एक्वस मीडियम में वाटर में डिसॉल्व करने पर स्टेबल है या नहीं है, वो उनकी डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी पर भी। और हाइड्रेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू कंबाइन विद आयन बाय द विद वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी से, तो आसानी से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं। जिंक की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई है, क्यों, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 3d10 4s2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं। तो इस तरह से हम आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपेयर कर सकते हैं। इसको डिटेल में देखने के लिए के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन आता है। When we compare ionization energy of transition elements in 3D, 4D and 5D series, as the curve indicate, the trend of ionization energy in 3D and 4D series is not regular. But in case of 5D series, ionization energy is increasing in regular order. 3D and 4D सीरीज में आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज रेगुलर नहीं है, कहीं पर कम हो जाता है तो कभी ज्यादा, बट 5D सीरीज में ये रेगुलरली इंक्रीज होती जाती हैं। उसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होंगे, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स
S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में है, उनके बीच में आती है D सीरीज. So in this case these are having ionization energy higher than S block elements and lower than P block elements. साथ ही साथ कर्व के अकॉर्डिंगली we are seeing that difference between the two consecutive or successive elements is not very much, means these are nearly same. Ionization enthalpies of zinc cadmium Hg are very high, and particularly first ionization energy, because these are having stable configuration and to remove one electron it is very difficult. In 5D series the ionization energy is higher than 3D and 4D series in a regular way, but it must be less, but it is more. And stability of ionic state, कोई आयनिक स्टेट कितनी स्टेबल है सोल्यूशन में डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी पर. इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो, इट मीन्स that ion can be formed very easily and it is associated with less amount of energy, so it will be stable. So low ionization energy is the condition for the stability of the ionic state of a particular element. और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं निकल 2 स्टेट एंड प्लेटिनम 2 स्टेट के लिए. निकल +2 एंड प्लेटिनम +2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का सम निकल के केस में कम है जबकि प्लेटिनम के केस में हायर है. सो निकल +2 इज मोर स्टेबल देन प्लेटिनम +2. बट इन केस ऑफ निकल +2 एंड निकल एंड प्लेटिनम +4, इन केसेज में जब हम निकल 4 एंड प्लेटिनम 4 को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में निकल 4 की, जिसमें कि उसकी वैलेंसी +4 है, निकल 4 की स्टेबिलिटी कम है, प्लेटिनम 4 की स्टेबिलिटी ज्यादा है. इस तरीके से प्लेटिनम 4 इज मोर स्टेबल देन निकल +4. एंड सो द क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड प्लेटिनम? इट इज वेरी क्लियर दैट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2 एंड दैट ऑफ प्लेटिनम इज 4. इन एग्जाम्पल्स के बेस पर, जिसमें कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर निकल प्लेटिनम में निकल की वैल्यू कम है तो निकल +2 ज्यादा स्टेबल है. फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ निकल +4 एंड प्लेटिनम +4 कंडीशन में आयोनाइजेशन एनर्जी टोटल PT4 के लिए लोअर है देन निकल +4. इसलिए निकल +4 इज नॉट स्टेबल and its compounds are not possible, but platinum 4 is stable and so its compounds are possible. इसको हम कह सकते हैं कि K2NiCl6 is not possible, क्योंकि यहाँ पर निकल 4 है और वो स्टेबल नहीं है. प्लेटिनम में KBtCl6 is stable because platinum 4 is having lower ionization energy, first plus second plus third plus fourth, lower than और निकल 4. अभी हमने डिस्कस किया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन है इन 4D एंड 5D सीरीज. तो 5D सीरीज में आयोनाइजेशन एनर्जी है काफी ज्यादा है 3D एंड 4D सीरीज से. इसका कारण है ड्यू टू poor shielding effect of series in 4f orbitals. 4f orbitals में इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि इनकी वैल्यू ज्यादा है और इन दोनों की वैल्यू इन दोनों इसके कंपैरिजन में काफी कम है. जी ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर नियरली सेम. इसका कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन.
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमने डिस्कस किया है अभी। डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनम सीरीज with the increase in nuclear charge, with the increase in atomic number, with the increase in atomic mass is known as the lengthenoid contraction. So 5d सीरीज में यहाँ पर 4f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और उन 4f इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें कि f ऑर्बिटल्स का डिफ्यूज शेप होगा, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण न्यूक्लियस एंड लास्ट ऑर्बिट में अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, जिससे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो दैट इज द एबनॉर्मलिटी और इट इज द मेन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि 5d सीरीज के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी या तो नियरली सेम है और नहीं तो थोड़ी सी इसकी ज्यादा होती है, और उसका कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने उसी के बेस पूछे जाते हैं। नंबर 1, हाफनियम एंड जिरकोनियम, ये एलिमेंट प्रेजेंट है 4d सीरीज में और ये प्रेजेंट है 5d सीरीज में। इनकी एटॉमिक रेडियस सेम है। क्यों? पहला पॉइंट, इसका कारण होगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक रेडियस आर सेम। नंबर 2, आयोनाइजेशन एनर्जी आर नियरली सेम, थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन नियरली सेम कह सकते हैं। इसका कारण है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक रेडियस इज नियरली सेम, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो नियरली सेम। नंबर 3, केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties of these elements means hafnium and zirconium सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हाउ इजीली दीज आर रिमूव्ड, कितनी आसानी से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण एटॉमिक रेडियस सेम है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। वन मोर क्वेश्चन में आल्सो बी आस्क्ड, दीज टू एलिमेंट्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अगर ये मिक्सचर की फॉर्म में है हाफनियम एंड जिरकोनियम, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते। क्यों? ये भी कारण हम इसी पॉइंट पर ले सकते हैं, ड्यू टू ये ऑल दीज पॉइंट्स आर द आंसर फॉर दैट, कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक रेडियस इज सेम, आयोनाइजेशन एंड एंथैल्पी इज सेम, and so chemical properties are same, so these cannot be separated from each other easily, so these cannot be isolated. साथ ही साथ एक पॉइंट और भी हम स्टडी कर सकते हैं कि किसी मेटल की आयनिक स्टेट, इट इज द आयनिक स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। आयनिक स्टेट एंड स्टेबिलिटी किसके? ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसको हम स्टडी कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पर भी। सपोज कोई एलिमेंट इलेक्ट्रो एनर्जी लेता है और बनाता है पॉजिटिव आयन, उसके बाद M पॉजिटिव फिर एनर्जी लेता है E2 और बनाता है M पॉजिटिव 2 आयन। तो यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी कम होगी, इस आयनिक स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि इनके पास एनर्जी अब कम है जो कि एब्जॉर्ब हुई है, इनके साथ एसोसिएटेड एनर्जी लेस होगी, तो ये आयनिक स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। +2 इज मोर स्टेबल देन, इसकी स्टेबिलिटी प्लेटिनम +2 से ज्यादा है। क्यों? इसके कंपाउंड Pt+2 के कंपाउंड से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्टेबल स्टेट में, और इसका कारण है कि निकल +2 बनाने के लिए हमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, फिर 2nd इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो सम है निकल के लिए, सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन, किसके लिए? निकल +2 में।
किससे लोअर है? Pt+2 से। इसलिए निकल +2 का जो कंपाउंड होगा प्लेटिनम +2 के कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा। इसी पॉइंट पर हम इनकी दूसरी आयनिक स्टेट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। निकल 4 एंड प्लेटिनम 4 जब इनको स्टडी करते हैं तो यहां पर हमने देखा कि ये कंपाउंड्स स्टेबल हैं एंड दीज आर नॉट स्टेबल। अब यहां पर इनको कैसे बनाया जाएगा? निकल के लिए फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकालने हैं। इनका सम जो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का काफी ज्यादा है, हाई है देन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ platinum 4. So that is the reason why K2PtCl6 is known but K2NiCl6 not known. और इसका कारण है कि यहां पर प्लेटिनम है 4 स्टेट में, यहां पर निकल है 4 स्टेट में। प्लेटिनम 4 is highly stable as compared to nickel 4. That's why this compound is not possible, it cannot exist, and this compound is quite stable and this exists in the nature. So ये सब था आज properties of transition elements जिनमें हमने स्टडी किया इन 4 पॉइंट्स को, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।